हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है। ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। इसका टाइटल पढ़ूं, टेल्स यू लूज। अब आप सोचोगे हेड्स और टेल्स, राइट? और इसका टॉपिक है टेल्स यू विन। ये उस टेल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है चांसेस के बारे में। और अब इसके पूरे फ्लो को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ब्रैड पिट को, अगर आपको पता हो कि ब्रैड पिट कौन है, तो ब्रैड पिट को एक अवार्ड दिया गया था और उस अवार्ड के अंदर उन्होंने जब उसकी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बोला था कि 30 साल हो गए पिसते पिसते, अब जाके ये अवार्ड मिला है। इसमें एक जो लर्निंग की चीज़ है जो उन्हें समझ में आई थी अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने बोला था देखो भाई, मैथ्स सिंपल है इस चीज़ का, कुछ प्रोजेक्ट काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है। आपको इनके पीछे पड़ के ज़बरदस्ती दिमाग डाल के कुछ नहीं होने वाला। एक प्रोजेक्ट काम किया, उससे दूसरे प्रोजेक्ट पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ, आगे बढ़ते रहो। जितना आप आगे बढ़ोगे, कभी ना कभी कोई प्रोजेक्ट आपको आगे लेके चला जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली जब हम फाइनेंसेस में, स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो ये सेम लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं होती है। ये हमेशा समझ के रखना। क्यों? क्योंकि पैसा इन्वॉल्व करता है इमोशन, और इमोशन से हम खुद को कनेक्ट करते हैं कि यार मैंने पैसे लगा दिया, मैं पैसे हार गया, कितना गंदा इंसान हूँ मैं। हालांकि वो सिर्फ एक इवेंट था, वो कंपनी को उठना था वो उठेगी, नहीं उठना था नहीं उठेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके जो प्रोसेसेस होते हैं ना, जितने भी होते हैं लाइफ में, फाइनेंस में, जो भी है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है टेल इवेंट। टेल इवेंट का मतलब क्या, ये जरा ध्यान से देखना। टेल इवेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी कर्व देखें, तो ये जो एंड में होता है ना, इसे टेल कहा जाता है। दिस इज अ टेल। और ये इवेंट अक्सर एंड में आता है। तो आप यहाँ पे हारोगे, यहाँ पे हारोगे, यहाँ पे हारोगे, यहाँ पे हारोगे। हारना नहीं है, चलते जाना है। तो ये एक बार हो गया, फिर हो सकता है कभी गलती से वो यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे हर रास्ते पे, हर स्टेप पे जीत मिलेगी, तो वो गलत है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अब जब आप यहाँ पे आते हो तो अब ये धीरे धीरे उसी कॉन्सेप्ट को समझाएगा, बट उसने अच्छे तरीके से समझा कि सम एफर्ट्स, जितने भी आप एफर्ट करते हो, कुछ काम करने वाले, कुछ काम नहीं करेंगे। आउटकम जो होता है ना आपके एग्जाम का, आपके रिजल्ट का, आपकी दोस्तियों का, ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा अनसर्टन होता है। इसको आप अपने वश में, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर आप का आउटकम खराब जाता है, आप फेल हो जाते हो और आप उसके पीछे पड़ गए हो कि बस ये कैसे गलती से हो गया, ये मैं क्या करूँगा, इसके बारे में समझ में नहीं आता। और ये मैंने खुद स्टॉक मार्केट में जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी। ज़रा ध्यान से देखना
तुम्हारा ये थॉट प्रोसेस होता है और ये गलत है कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। अब क्या होता है, आज मैंने लगाया 2,000 रुपये और मैं 2,000 रुपये आज हार गया। पता है इन्वेस्टर क्या सोचता है, कल ना मैं 4,000 रुपये कमाऊंगा, आज के दो, कल के दो। अब ये भाई साहब जोश में यहाँ पे गए थे, यहाँ पे भी हार जाता है, फिर ये चलते रहता है। फिर वो सोचता है फ्राइडे के दिन ना मैं कम से कम 6,000 रुपये तो कमा ही लूँगा। अरे भाई सोचने की बात है, अगर तुम पहले 2,000 रुपये ही नहीं कमा पाए तो तुम ये 4 कैसे कमाओगे। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारे लोगों का सोचने का तरीका रहता है जब वो स्टॉक मार्केट में या फाइनेंस में या इन्वेस्टिंग में नए नए आते हैं, क्योंकि आप चल रहे हो एक बहुत बड़ी चीज़ के ऊपर जिसका नाम है लक, जो आपके हिसाब से नहीं चलता। तो आप कितना भी फील कर लो वो आपको वो इफेक्ट नहीं देने वाला। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट। अब अगर आप इसके ऊपर ड्वेल करते हो कि ये कैसे हो गया, मुझे तो सही से हैंडल करना चाहिए था, वो ड्वेल करके कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे। सक्सेस इज अबाउट परसिस्टेंट, चिपके हुए रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ये चीज़ दिलाती है सक्सेस। गुस्सा होना, पीछे पलट के देखना, पैसे के मामले में, स्पेसिफिकली पैसे के मामले में ये चीज़ें काम नहीं करने वाली। अब एक इंसान थे जिनका नाम था हाइंस बर्गमैन, मुझे स्पेलिंग उनका नाम प्रोनाउंस करने नहीं आएगा, बट बोलने की बात यह है कि ये बंदा ना, इनकी लाइफ में इन्हें ज़्यादा गिनती में नहीं लिया जाता था। ये आर्ट कलेक्टर है। अब जितने भी लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, भले फोटोग्राफी हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, बुक लिखना हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छी किताब क्या है, आप अपने हिसाब से बता सकते हो, आप उसको अवार्ड नहीं दे सकते। और ये बाकी सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आर्ट एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव फील्ड है। एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट, आई कैन एक्चुअली वाउच फॉर दैट। जब मुझसे कोई पूछता है कि भैया कौन सा फोटो अच्छा है, तो मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से ये अच्छा है, हो सकता है अच्छा हो, नहीं हो तुम देख लो। मैं टेक्निकलिटी बता सकता हूँ, किसी को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्म्स भी फ्लॉप होती है, जो सालों से काम कर रहे हैं। जैसे सलमान खान की अभी वो कोई पिक्चर आई थी सिकंदर करके, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई है। अगर आप सोचो सलमान खान के पास क्या नहीं है, एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है, थॉट प्रोसेस है, सारे दुनिया भर का मार्केट रिसर्च पड़ा हुआ है, लेकिन आर्ट को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब ये इंसान बना आर्ट कलेक्टर। अब जिस आर्ट को ही हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसका अगर कोई कलेक्टर बनता है और वो उसमें पैसे लगाता है ये सोच के कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। देखो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, फाइनेंशियल शीट देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लोगे और फिर इन्वेस्ट करोगे, वो लॉजिकल जाता है। ये बंदा आर्ट में इन्वेस्ट कर रहा है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है, तो कैसे करेगा। इस इंसान ने, इनका कुछ पर्टिकुलर प्रॉमिस नहीं दिखाया था इन्होंने अपने यूथ में, बट 1990s में ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्ट डीलर्स ऑफ ऑल टाइम्स। दुनिया के सबसे बड़े आर्ट डीलर थे। अब आपको ऐसा लगेगा कि इसको तो आर्ट देखने का, परखने का तो बहुत सही तरीका होता होगा, यही पाब्लो पिकासो खरीदता होगा, यही दा विंची खरीदता होगा। तो अगर 100 पेंटिंग रखी हुई है और आप इस बंदे को अगर बुला के बोलो कि भैया मैं कौन सी पेंटिंग खरीदूं जो मिलियंस में चले जाए, ये बंदा उठा के बता देगा। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन आर्ट डीलर, आर्ट कलेक्टर। क्योंकि जो उसने उठा के फॉर एग्जाम्पल आपने 60,000 में खरीदे, वही कल जाके 2-3 लाख की होने वाली है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बट ऐसा नहीं है। इन 2000 इन्होंने पार्ट ऑफ द मैसिव कलेक्शन ऑफ पिकासो, क्लीस, बर्गुएस और जो भी इनके नाम है, ये जर्मन गवर्नमेंट को भेजा था मोर देन 1 मिलियन यूरोज में। और ये बोलते ये बहुत अच्छा बार्गेन था क्योंकि उसकी प्राइस रियल में 1 बिलियन यूरो। अब जो चीज़ इतनी सब्जेक्टिव है, जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, उसको इसने कलेक्ट किया कैसे, ये क्वेश्चन आता है। क्या ये लक है? नहीं। क्या ये स्किल है? नहीं। यू कैन से लक बट इट इज़ नॉट लक, यू कैन से स्किल बट इट इज़ नॉट स्किल। ये बस एक सिंपल सा गेम है बॉस, ये एक चांसेस का गेम है। द ग्रेट इन्वेस्टर बॉट वास्ट क्वालिटी ऑफ आर्ट। अब देखो होता क्या है, ये रियल में, ये स्टॉक मार्केट के साथ भी कहीं ना कहीं ट्रू है और ये आर्ट के साथ भी ट्रू है। इस पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इतने सारे आर्ट खरीदोगे ना तो उसमें से एक ऊपर जाएगा, पर बात यह है कि ये एक इतना ऊपर जाएगा कि आपको करोड़पति। सेम होता है स्टॉक्स के लिए भी। आपने एक स्टॉक, जैसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करके एक स्टॉक पे पैसा लगाएंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बहुत सारी रिसर्च करो लेकिन सारे स्टॉक्स पे पैसा लगाओ, क्योंकि अगर उसमें से एक उठ गया ना तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन जो नहीं उठेंगे उसके लिए बुरा मत लगाना, क्योंकि जो चांसेस है सक्सेस के वो बहुत
प्रोबेबिलिटी जो है, अगर आपने 10 घोड़ों पे पैसा लगाया हो उसमें से 2 ही जीतेंगे, तो उन 2 की जीत की खुशी मनाओ, बाकी के 8 को छोड़ दो। ये एक अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में आना मुझे तो थी नहीं, और जितने भी बाकी मतलब जब भी हम पैसा लगाते हैं ना, हमको ऐसा लगता है मैं पैसा लगाऊंगा लग जाएगा। ये अलग कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है सब पे पैसा लगाओ, बाय मैनी एंड लेट वन स्टैंड आउट। कहीं खरीदो और फिर एक को स्टैंड आउट करने दो। अब ये बहुत ज्यादा रिस्की एडवाइस, रिस्की बोलूंगा तो नॉन एक्सेप्टेबल एडवाइस है। का रीजन ये देखना, 90% ऑफ द आर्ट दैट दिस पर्सन बॉट, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं थी। इस बंदे ने जो 90% आर्ट खरीदा था ना, या इन्होंने जो ये आर्ट खरीद रहे थे, ठीक है, जिन्होंने 1 बिलियन का बेचा था, तो इन्होंने अगर इतने सारे डब्बे में से इतना आर्ट खरीदा था, तो उसमें से मोस्ट ऑफ इट वॉज क्रैप। मोस्ट ऑफ इट का कुछ काम नहीं था, सिर्फ एक चीज जो थी वो शाइन कर गई और वो उतनी महंगी बिकी। दैट इज हाउ ही मेड हिज। सोचो मत, जबरदस्ती एनालाइज बिल्कुल करो, सोचो समझो, वो नहीं बोल रहा है, लेकिन जो लॉस हो रहा है उसके ऊपर मत सोचो, ये बोल रहे हैं। अब देखो क्या होता है, 99% ऑफ द आर्ट हैड लिटिल वैल्यू। अब इसको एक फिनोमेना बोला जाता है, द लॉन्ग टेल फिनोमेना। स्मॉल नंबर ऑफ इवेंट्स विल डोमिनेट द रिजल्ट। और ये हर कॉन्सेप्ट में होता है। तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी 2-3 ही कॉन्सेप्ट हो गए जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बदली है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कम से कम 1000 चीजें हुई है, लेकिन उसमें से 2-3 चीजों ने जिंदगी बदल के चले गए। सेम वे अब इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर हमें ऐसा लगता है कि, और ये एक बहुत सिंपल थिंकिंग का तरीका है जो गलत है, लेकिन ये तरीका है, इसको नकार नहीं सकते। और ये तरीका ये है कि अगर आज की तारीख में 2025 के अंदर मैं एक स्टॉक पे पैसा लगाऊं, दूसरे पे लगाऊं, तीसरे पे लगाऊं, चौथे पे लगाऊं, पांचवे पे लगाऊं, और 2050 के अंदर ये स्टॉक इतना बढ़ता है, ये स्टॉक डूब जाता है, ये स्टॉक डूब जाता है, ये स्टॉक थोड़ा बढ़ता है, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, ये एकदम ज़्यादा डूब जाता है, और एक जो स्टॉक है ना वो इतना बढ़ जाता है। ये भी टाटा में पैसा लगाया था फॉर एग्जाम्पल, और बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब पता है हमारी जो साइकोलॉजी है चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो ये बोल रहा है आपको कि आप जब 2050 में देखोगे ना, यार मैंने एक स्टॉक में ही मेरी ग्रोथ हुई है। हमारी इंसानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे पता है, ये बैठ के सोचेंगे कि अरे अगर ये पैसा जो इधर मैंने लगाया था वो भी अगर मैं इसमें लगा देता तो सोचो आज मेरी ग्रोथ कितनी हो जाती। मेरे पास 50,000 थे, मैंने इसमें खाली 10,000 लगाया था, इसमें एक्चुअली सारे के सारे 50,000 लगाने चाहिए थे, तो फिर क्या ही बात होती और कितना 5 गुना ग्रोथ हो जाती मेरी। और ये सारा जो डिसीजन है ये गलत है, ये इंसानों का सोचने का तरीका है अनफॉर्चुनेटली। वो बोल रहा है कि ये आपको वो ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो इधर मिलने वाली। हो सकता है ये जाए ना, हो सकता है ये जाए, तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। ये मत सोचो कि इधर पैसा लगाता तो क्या होता है, इधर मिला है उधर खुश रहो, क्योंकि इधर तो लॉस होना ही था। तो ये इमोशनली थोड़ा हार्ड है एक्सेप्ट करने के लिए, मैं तो कोई शक नहीं, क्योंकि आप भी जब पहली बार इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपको यही होगा, अरे यार मैं उस स्टॉक पे पैसा लगाता तो बहुत अच्छा रहता, इस पे लगाता तो बहुत अच्छा रहता। ऑथर बोल रहा है सब पे लगाओ और फिर उनको देर तक रहने दो ताकि उसको उसमें कोई ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाई दे। पीपल ओवर रिएक्ट टू लॉसेस बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू मच कंसिस्टेंसी, विच इज एक्चुअली वेरी हार्ड टू अचीव। प्रोफेसर कूल, सबको समझा? ये पहला कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट को लेके अभी अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे और फिर आखिरी में थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देंगे। वॉल्ट डिज्नी बोले तो अपना डिज्नी का जो एनिमेशन स्टूडियो है, इन्होंने 400 कार्टून बनाए जिन्होंने एवरेज परफॉर्म किया। उसके बाद एक कार्टून आया जिसका नाम था स्नो वाइट, जिसने हर चीज़ बदल के रख दी उनकी। अब लोग जब देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है वॉल्ट डिज्नी की कहानियां बोली जा रही है, तो वॉल्ट डिज्नी तो इतना अमेजिंग आदमी था कि बस उसने एक कार्टून बनाया और कार्टून चल पड़ा और जीत गया। वैसा नहीं है, 400 अलग अलग कार्टून बने, 399 नॉर्मल किए, उससे कहीं ज़्यादा फेल हुए, एक कार्टून चल। गोल क्या, मतलब बोलने क्या ये चाहता है आपको, चलते रहो, रुकना मत। स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स चेंज्ड एवरीथिंग. The 8 million it earned in the first 6 months of 1993 was an order of magnitude higher than the company earned previously. जितना पहले कमाया था तो सबसे ज़्यादा कमाया। ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ आर्ट के लिए अप्लाई नहीं करता, ये हर जगह अप्लाई।
तो ये आता है वेंचर कैपिटल के अंदर भी। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्चुअली रिसर्च है, लेकिन उसे मजाक में लिया जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो बेसिकली फंडिंग बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वीसीज बोला जाता है उन्हें। शार्क टैंक पे कई बार वीसी 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 सुना होगा आपने। एक बार एक रिसर्च कंपनी ने 20 स्टॉक मार्केटर्स को पकड़ा और उनके सामने कंपनीज के नाम रखे और बोले कि कंपनी के नाम चूज, और स्टॉक मार्केटर्स ने 20 बंदरों को जमा किया और बंदरों के सामने चिट डाल दी और बोला कि इसमें से पिक करो। आपको पता है बंदरों ने जो स्टॉक पिक किया था ना, वो एक्चुअली मोर परफॉर्म किया था रादर देन स्टॉक मार्केटर्स हु वर स्टडीड एनालिटिक एवरीथिंग। ये रियल रिसर्च है। बोलने का मतलब ये कि कोई गेस नहीं कर सकता कि 100% कौन सी चीज़ सही जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनके पास नॉलेज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया इतनी वॉलेटाइल है कि आपको नहीं पता कि क्या होगा। फ्यू इन्वेस्टमेंट्स बिकम बिग। सारे इन्वेस्टमेंट बड़े नहीं होते। तो जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे ना, ये आपको खुद के लिए समझना पड़ेगा कि आप वो जो एक किंग आई थिंक मिडास और समथिंग, मिडास टच बोलते हैं कि अब मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊंगा वो सोना नहीं बनने वाली, ठीक है। आप वो किंग नहीं हो, ना ही मैं हूँ। तो जब आप इन्वेस्ट करोगे आपको लॉसेस मिलेंगे, 99% लॉसेस मिलेंगे। बात यह है कि चिपक के रहना है ताकि जब वो एक स्टॉक है जब वो बूस्ट करे तो आप उसके फल खाओ। 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स फेल। सिर्फ एक स्टॉक होता है, 1% स्टॉक होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देके जाता है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Anything that is usually profitable, famous or influential is a result of a tail event that outlines 1 in a million event. तो अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बोलता है कि ये समझ के जाओ अंदर। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी। आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है, तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि भैया आप तो ठीक है वेंचर कैपिटल के बारे में बोल रहे हो, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इन गवर्नमेंट कंपनी का क्या? जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, जो पब्लिक कंपनीज है, उनके अंदर तो अगर हमने पैसा लगाया है तो फिर जो ब्लू चिप की कंपनीज होती है उसमें तो ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अपने इंडिया का रुपये का अभी रेट देखा है कितनी बुरी तरह से गिर रहे हैं हम लोग। तो जिसने भी गवर्नमेंट कंपनी में सोच के पैसा ये लगाया था कि बस मैं तो उठ जाऊंगा, माइट नॉट हेल्प, माइट, ओके, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है। जेपी मॉर्गन का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि 70% स्टॉक्स में जिनमें उन्होंने पैसा लगाया था वो कभी रिकवर ही नहीं हुआ। 40% स्टॉक फेल हो गए, खाली 7% स्टॉक उठे थे। ये मार्केट का ओवरव्यू है। जब आप अंदर जाते हो तो सक्सेस किस हिसाब से मिलती है। 4 of 10 कंपनीज कोलैप्स। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं अभी आपको दिख रही है ना, आने वाले सालों में इन 10 कंपनियों में से 4 कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। फिर ऐसे आने वाले साल मतलब क्या, एक डेकेड, 2 डेकेड, 20 साल, 10 साल। उसके अंदर कुछ कंपनियां, जब हम छोटे से बड़े हो रहे थे, हम उन कंपनियों का नाम सुन सुन के थक गए थे। आज वो कंपनी एग्जिस्ट। ये मार्केट के चलने का तरीका है, हर चीज ऐसे ही डिलीवर हो। रसल का 3000 का इंडेक्स है। ये इंडेक्स मतलब ये एक लिस्ट होती है जो बेसिकली इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स दैट आर एक्चुअली विनिंग एंड परफॉर्मिंग हाईली इन लाइफ। इसके अंदर स्टॉक मार्केट का मतलब ये नहीं है, अच्छा ये रसल इंडेक्स में भी ऐसा ही बताया था, स्टॉक मार्केट का मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनियां अच्छा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ कंपनियां जबरदस्त कर देती है। उन कंपनियों को कैसे ढूंढेंगे,
नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए सब में इन्वेस्ट करेंगे और होप ये करेंगे कि इसमें से एक अंक निकल जाए। ऑब्वियसली इन्वेस्ट एनालिसिस करके करेंगे, ऐसा नहीं आंख बंद करके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? बट क्या आप उसके हारने पे रोओगे? नहीं। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। इवन इन द कंपनीज, जो कंपनी मतलब अभी जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया उसमें से कुछ ढंग की निकलेगी, लेकिन उस कंपनी के अंदर भी क्या सारे प्रोडक्ट चलेंगे? नहीं। पार्ले कंपनी का आपको कौन सा बिस्किट मालूम है? पार्ले ग्लूकोज जो चलता है, ठीक है? उसको छोड़ के अगर मैं पार्ले कंपनी का और कोई बिस्किट बोलने के लिए आपको नाम बोलूँ तो कौन सा बोल पाओगे? पार्ले जी, ग्लूकोज, हाइड एंड सीक। पर पार्ले के और कितने प्रोडक्ट है जिनका नाम भी आपको नहीं पता। वैसे ही हर कंपनी में ना हर प्रोडक्ट नहीं चलता। अमेजोन का भी अमेजोन प्राइम बहुत अच्छा चलता है, अमेजोन वेब सर्विसेज अच्छा चलता है, ऐसा बुक्का बोलना है। सारे प्रोडक्ट अमेजोन के क्या दौड़ेंगे क्या पता। सेम वे एप्पल का आईफोन सबसे ज़्यादा चलता है, पर क्या एप्पल का हर प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा चलता है? मे बी नॉट। ये हर कंपनी के लिए अप्लाई करता है। तो पहले तो दुनिया के अंदर सारी कंपनीज में से एक आधी उठेंगी। सारी कंपनीज के अंदर भी ऐसे ही काम होता है, टेल इवेंट होता है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में 10 चीज़ों में हाथ डालोगे तो आप 10 के 10 में मे बी सक्सेसफुल ना हो। मे बी, आई प्रे दैट यू आर सक्सेसफुल इन एवरीथिंग, बट मे बी हो सकता है कि आप हर चीज़ में सक्सेसफुल ना हो। वो बुरी बात नहीं है, आपने ट्राई किया, दैट इज एनफ। सेम वे कंपनी के अंदर भी क्या सारे एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से काम करेंगे? नहीं, एक का दुक्का बहुत अच्छा निकल जाता है। तो सेम वे क्या कंपनी सारे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करती है? ऑब्वियसली नॉट। 1000 लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं। पर्सनल इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ऐसा ही होता है। नेपोलियन ने एक एडवाइस दिया था कि द मेन थिंग इज टू कीप डूइंग एवरेज व्हाइल अदर पीपल पैनिक। आप चलते रहो, रुको मत, क्योंकि सक्सेस और फेलियर का अगर आप रेशो देखो, सक्सेस सिर्फ कुछ चीज़ों में मिलती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिलती है। और फेलियर जब होता है, जैसे आपने स्टॉक के अंदर समझ लो फॉर एग्जाम्पल 100 स्टॉक में पैसा लगाया, उसमें से 50 डूब गए, तो खुद को कोसते मत बैठो, इट इज़ ओके। कंसीडर करो क्या होगा अगर $1 हर मंथ बचाया जाए फ्रॉम 1900 टू 2019, और आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। स्टॉक में मार्केट में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। अब देखो, इन्होंने आपको पूरा माइंडसेट तो समझा दिया, लेकिन इस माइंडसेट के हिसाब से अब ये लोगों को कैरेक्टर में डाल रहा है। एक जो इस माइंडसेट के हिसाब से चलेगा, दूसरे जो इस माइंडसेट से थोड़ा अलग चलेंगे। सो समबडी विल बी वर्किंग अ लिटिल डिफरेंट एंड समबडी विल वर्क वेरी डिफरेंट। तो अगर इनमें से इनका बोलना ऐसा है साइकोलॉजी ऑफ मनी का कि अगर आप इसकी बातें मानो तो क्या हो सकता है, वो बता रहा है आपको। इट डजेंट मैटर इफ द इकोनॉमिक्स आर स्क्रीमिंग अबाउट द लूमिंग रिसेशन। अगर रिसेशन आता है, बेयर मार्केट आता है, अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करते चले गए बिना सोचे, बिना समझे, बिना पूछे, बस कर रहे हो इन्वेस्ट, इसको, इस इंसान को जो ये करता है ना, इसको हम बोलेंगे सू, SUE, सू। ओके। दूसरा आता है, एक बंदा है जो रिसेशन के टाइम पे क्योंकि डर लगता है, तो सो परहैप्स यू इन्वेस्ट योर स्टॉक मार्केट व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन रिसेशन। ये जो दूसरा बंदा है ना, ये बोलता है कि मैं सिर्फ तब इन्वेस्ट करूंगा जब इकोनॉमी अच्छी रहेगी, मैं तब नहीं इन्वेस्ट करूंगा जब इकोनॉमी सही नहीं रहेगी। ये हम में से बहुत सारे लोग हैं। तो ये बोलता है कि मैं रिसेशन के टाइम पे इन्वेस्ट ही नहीं करने वाला, और मैं इसको बचा लूंगा और सारी चीज़ें तब इन्वेस्ट करूंगा जब रिसेशन खत्म हो जाए। मतलब मैं पैसा खर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा रख रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्ट तब करूंगा जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसका नाम है जिम। और जो तीसरा बंदा है वो बोलता है कि परहैप्स इट टेक्स अ फ्यू मंथ ऑफ रिसेशन टू स्केयर यू आउट एंड देन इट टेक्स a while to regain confidence before you get into the market. You invest $1 in stock when there is no recession. आप पैसा सिर्फ तब लगाते हो जब रिसेशन नहीं होता है, and you sell 6 months after the recession begins and invest back in 6 months after the recession ends. आपको हम टॉम बोलेंगे, मतलब जैसे ही रिसेशन आना शुरू होता है ये बंदा अपना पैसा निकाल लेता है और फिर वापस लगाता है, ठीक है। अगर ये बचाने जाए तो क्या होगा, सू के पास आएगा बेसिकली 4 लाख, नॉट 4 लाख, 43,05,551। जिम के पास आएगा 25 लाख और टॉम के पास आएगा 23 लाख। अगर आप दोनों का मार्जिन देखो तो सू बहुत ऊपर से जीत रही है। रीजन, वो बस्ट इन्वेस्ट करते गई, कहीं पे लॉस आया, कहीं पे प्रॉफिट आया, वो रुकी नहीं, और उसमें से कुछ एक ऐसा स्टॉक निकल गया जिसने बूम कर दिया।
आगे इन्होंने अगले जो 2 पेजेस है इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, एक बार उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं लाइन से। ओके, तो द ओनली रीजन ऑफ टेकिंग द स्क्रीनशॉट हियर इज टू हैव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि इन्होंने ये लिख के मतलब अभी अलग अलग एग्जाम्पल बताए हैं अलग इंडस्ट्री के। व्हेन यू एक्सेप्ट दैट ट्रेल्स drives everything in business, investing and finance, you realize that it is normal for a lot of things to go wrong, break and fall. कुछ चीज़ें गलत जाएगी, कुछ चीज़ें खराब होगी, आपको ये समझ में आ जाता है। दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग। अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हो तो आप ओनली हाफ द टाइम्स मतलब 50% ऑफ द टाइम्स ही जीत पाओगे। दैट इज अनदर थिंग दैट ही इज ट्राइंग टू टेल यू। पीटर लिंच एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे। उन्होंने कहा था इफ यू आर टेरिफिक इन बिजनेस, आप बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आप 10 में से खाली 6 बार करेक्ट जाओगे, मतलब ओनली 60% ऑफ द टाइम्स यू विल बी राइट, बाकी के 40% यू विल लूज विदाउट एनी प्रॉब्लम। दीज आर फील्ड्स वेयर यू मस्ट परफेक्ट एवरीथिंग। देखो, आप अगर उड़ते हो, फ्लाइंग कर रहे हो, तो मुझे अभी रिसेंटली जो मुझे एक बंदा मिला था उसने मुझे बताया था कि वो पायलट की ट्रेनिंग कर रहा है। वो बोलता है अगर जब प्लेन ऐसे मुड़ता है ना, क्रॉस होता है, अगर आगे वाले विंग में और पीछे वाले विंग में मूवमेंट का टाइम पे 1 सेकंड का भी डिफ्रेंसिएशन हुआ तो प्लेन सीधा धड़ाम से हवा से नीचे गिरेगा। वहां पे हम चांसेस नहीं लेते कि चलो 10 प्लेन उड़े हैं, इसमें से 1-2 तो पहुंच ही जाएंगे, बाकी मर गए तो क्या होगा। ऐसा नहीं कर सकते। वो हाई स्टेक बिजनेस है। फ्लाइंग बोलो या बीइंग अ डॉक्टर बोलो, उधर ये सब चलता है। रेस्टोरेंट के अंदर लेट्स जस्ट से वहां पे आपको प्रीटी गुड रहना पड़ेगा, बट फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में ये ऐसा नहीं होता है। हम उन फील्ड्स की तरह नहीं है। समथिंग आई हैव लर्नड from both investor and entrepreneur is that one makes good decision all the time, and the most impressives are packed with horrendous ideas that are often acted upon. कई ऐसे businesses हैं जिनके अंदर जो डिसीजंस लिए गए हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप देखोगे तो डर जाओगे, लेकिन वो लोग रुक नहीं रहे हैं। Amazon के अंदर CEO जेफ बेजोस, उनका एक प्रोजेक्ट था जिसमें पूरा मीडिया टेंशन में आ गया था कि अब क्या होगा। पता है उस बंदे ने स्टेटमेंट में क्या बोला था? उसने बोला था कि हाँ, ये एक बड़ा फेलियर है, लेकिन अगर आप अभी हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं उनके फेलियर को देखो तो आपको ये मजाक लगेगा। हम ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि आप परेशान हो जाओगे कि इतनी खतरनाक चीज़ें हमने की ही क्यों। क्योंकि वो समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट में आते हैं उनको पता है रिस्क लेने की बात क्या होती है, रिस्क लेने का लेवल क्या होता है। नेटफ्लिक्स के जो सीईओ है उन्होंने भी बोला है द वन हिट रेशियो इज वे टू हाई राइट नाउ। आई एम ऑलवेज पुशिंग द कंटेंट टीम, वी हैव टू टेक मोर रिस्क, वी हैव टू ट्राई मोर क्रेजी आइडियाज बिकॉज वी शुड हैव अ हायर कैंसल रेट ओवरऑल। आप जो गिर रहे हो उसका रेट आपको बढ़ाना है, तभी आपके उठने का रेट भी बढ़ेगा। अगर आप चीज़ें ट्राई ही नहीं करोगे, अगर आप इतने इन्वेस्टमेंट्स में, इतने स्टॉक्स में, इतनी चीज़ों में सोचोगे ही नहीं, समझ लो आपने खाली इतना सैंपल साइज लिया है जिसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि यही काफ़ी है, लेकिन क्या पता इसमें से कुछ सक्सेस ही ना हो। अगर आपका स्टॉक का रेट बढ़ा तो आपके जीतने का रेट बढ़ सकता है। वो ये कोशिश। अब लास्ट पैरा पे आते हैं, लास्ट पार्ट पे आते हैं। क्रिस रॉक that performs in dozen of small clubs every year is okay. This is by design. No comedic genius is smart enough to primitively know what the joke will land. जितने अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियंस के इंटरव्यूज देखो, जो यूजुअली मुझे देखना पसंद, उन लोग ना जो भी स्पेशल यूट्यूब पे आता है उससे पहले वो स्पेशल कम से कम 100 नहीं तो 120 बार अलग अलग जगहों पे परफॉर्म किया जा चुका है। उनको वो परफेक्ट करते रहते हैं। जैसे हम दूध उबालते रहते हैं ना, वो एक जोक लिखते हैं और बार बार उस पर काम करने की कोशिश करते हैं अनटिल वो परफेक्ट ना हो जाए। एक बार वो परफेक्ट हो गया, उनको पता है, गारंटी है कि इस पे लोग हंसेंगे, फिर वो उसको डालते हैं और वो वायरल जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा हुआ, उसने कुछ सुनाया, लोगों ने वो सुन लिए और बस वो वायरल चले गया, ऐसा बहुत कम होता है। When I start a tour, it is not like I start out in an arena. Before this last tour, I performed in a place in New Brunswick called the Stress Factory, जहाँ पे 40-50 शो रेडी किए जाते हैं टूर के लिए। तो जो बड़े कॉमेडियंस हैं ना, और इंडिया में भी ऐसा होता है, आप अगर जो भी अपने स्टैंड अप कॉमेडी के मॉल्स हैं, ठीक है, जो भी स्टैंड अप कॉमेडी के वेन्यूज़ हैं, उनमें अगर ऑफ डे में चले जाओ, आपको बड़े बड़े कॉमेडियंस की टिकट मिल जाएगी 200 रुपये में, 300 रुपये में।
और मे भी हो सकता है उससे सस्ते में। पता है वो कॉमेडियंस वहाँ पे आके क्या करते हैं, वो आते हैं अपना नोटपैड लेके, जैसे आप उनको यूट्यूब में परफॉर्म करते हुए देखते हो वैसा नहीं करते हो। उसने 50 जोक लिख के लाया है, वो 50 जोक सुनाएगा, उसमें से जो जो जोक पे आप हंसोगे ना वो टिक करते जाएगा, जो खराब हो गए वो उसको कैंसिल करके फेंक देगा। फिर वो जो टिक किए हुए वो उनको लेके आएगा, उनको रिफाइन करते रहेगा। यहाँ पे चीज़ें टेस्ट की जाती है। सेम होता है स्टॉक मार्केट में भी। हर स्टॉक परफॉर्म नहीं करने वाला। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो, प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया अब ये उठना चाहिए। 100% नहीं, हर स्टॉक 100% नहीं। A newspaper profiled a small club session. It described Rock thumbling through pages of notes and fumbling with material. ये क्रिस रॉक की बात हो रही है। क्रिस रॉक जिनको नहीं पता, ये वो बंदा है जिसको विल स्मिथ ने थप्पड़ मारा था रिसेंटली। तो ऑस्कर के अंदर जिसको विल स्मिथ ने मारा था ना, ये वो बंदा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियंस ऑफ ऑल टाइम। ये बंदा नोट्स के थ्रू जाता है, जोक से फंबल करता है, उसमें से वो सीधे से वहाँ पे मिड स्किट करते करते बोलता है, अगर कोई जोक नहीं सुना चला, मतलब अगर मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई जोक सुनाता हूँ, अगर तुम्हें वो जोक अच्छा नहीं लगा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अगली बार से जोक सुनाया ही नहीं चाहिए, राइट। ये लोग वैसे काम नहीं करते। वो आपको एक जोक सुनाएगा, नहीं चलेगा, वो बोलता है अरे हाँ ये जोक बकवास है, चलो इसको कट करते आगे बढ़ते दूसरे जोक पे, तीसरे पे जाते, चौथे पे जाते हैं, और वो चलता रहेगा। यहाँ पे I see good jokes on Netflix that are trial that suck out of the universe of hundreds of attempts. That is how it works in the world and in investing as well. ये सेम चीज़ें इन्वेस्टमेंट में भी होती है। अब ये आपको खाली सेम एग्जांपल देते चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट में ये होता है, वॉरेन बफेट ने एक बार बोले थे कि his most notable investment, they are right there in the open and they are what people talk about. But अगर हर इन्वेस्टमेंट को रखा जाए तो नो बडी टॉक्स अबाउट द डट पिक्स, द अगली बिजनेस, द पुअर एग्जीक्यूशन। उनको खाली प्रॉफिट के बारे में आप सुनते हो, लेकिन आप वो नहीं सुनते हो जो लॉसेस उन्होंने इनकर किए, जितनी बार वो हारे हैं, जितनी बार स्टॉक ने काम ही नहीं किया फॉर एनी डैम रीजन दैट दे वर वर्किंग। अब जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आई डोंट थिंक यहाँ पे और कुछ बचा है, मतलब वी आर बेसिकली टॉकिंग, आई जस्ट रीड द लास्ट पैराग्राफ। There are 100 billion planets in our galaxy, and only one, as far as we know, with intelligent life. The fact that you are reading that book or I am explaining is a result of a longest tale you can imagine. हो सकता है ना कि ये बुक के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं होता, या तुमने कभी इस YouTube चैनल के बारे में ही सुना ही नहीं होता। तुमने एक दिन गलती से एक YouTube वीडियो पे क्लिक कर दिया और आज हम सेशन में हैं। दिस इज अ वेरी लॉन्गेस्ट टेल। Me to know Omkar, me to know Archie, me to know Irfa, Swayam और Wiblo2 is the longest tale. हमने 10 चीज़ें ट्राई की, एक चीज़ काम कर रही है, और वो भी कितनी काम करेगी वो नहीं मालूम, बस काम कर रही है। बट कभी ये काम नहीं करी तो क्या रुकेंगे? नहीं, आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे और करते रहेंगे। That's something to be happy about. Now let's look at how money can make you even happier. So this is where we have seen कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे या कभी भी सेविंग के बारे में सोचोगे ना, लॉस से हारो मत। इसका एक बहुत अच्छा आंसर है कि ज़्यादा पैसे भी लगाओ मत अननेसेसरी। तो ये एक कोट है जिसे कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। सारे अंडे अगर आपने एक ही बास्केट में रख दिया और वही बास्केट गिर गया तो सारे अंडे टूट जाएंगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि पूरा के पूरा पैसा एक स्टॉक में आंख बंद करके मत डालना। 10 में डालो, 9 को टूटने दो, एक को जीतने दो, क्योंकि टूटना और जीतना तो आपके हाथ में नहीं है। फिर वो जो एक जीत गया उसमें होपफुली आप इतना प्रॉफिट कमा लोगे कि वो 9 के लॉसेस कवर कर लेगा। ये इसके हिसाब से सोचने का सही तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, 1 घंटे के लेक्चर में बैठना खाने का काम नहीं है, वो भी आज की जनरेशन में जहाँ पे बेसिकली अटेंशन स्पैन हमारा पूरा कम हो चुका है। सो अगर आपने इस बुक का एक चैप्टर भी देखा है, आप बस इमेजिन करो, ये चीज़ें स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती। उसके बाद में यूट्यूब पे एक्सप्लेन शायद ही कोई कर रहा है, जहाँ तक मुझे पता है, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। और आपने वो एक्सप्लेनेशन देखा है, आपने अपना 1 घंटा एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ को समझने में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अ टन। सी यू टुमारो, बाय।